जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह से एडिक्शन भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को वो छेड़ बैठती है। अब जो बच्चे हैं जिस तरह से जैसे चर्च वगैरह के ऊपर लगते हैं, पहले सिगरेट के ऊपर लगते हैं, फिर चर्च के ऊपर जाते हैं, अब ये अफीम, गांजा, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, ये किस हद तक नुकसानदेह होती है? देखिए सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना है कि एडिक्शन है क्या। एडिक्शन की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, दिस इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। एंड सेकेंडली हमें ये भी चीज़ देखनी है कि एडिक्शन इज़ नॉट ए डिजीज़, ये बीमारी नहीं है, ये आदत है। एडिक्शन इज़ नॉट ए डिजीज, एडिक्शन इज़ ए हैबिट। अब एक बंदा स्टार्ट पे स्मोकिंग करता है, सिगरेट का सहारा लेता है, सिगरेट के बाद अब वेप आ गई है, वेप के बाद दीगर चीज़ें, ये उसकी फ़र्स्ट एंट्री है। अब आपने 10 ग्राम चर्स का इस्तेमाल किया है, वो आपने 3-4 महीने इस्तेमाल किया, आपको प्लेयर नहीं मिल रहा, आपने अपनी बॉडी, क्योंकि एनी काइंड ऑफ ड्रग्स उसका रिलेट आपकी बॉडी के साथ और ब्रेन के साथ करता है। आपने 10 ग्राम चर्स ली है, उसका कोई मज़ा नहीं आ रहा, आपने उसकी डोज बढ़ा दी है, आपने 20 ग्राम 3 महीने के बाद कहते हैं नहीं अब मैं इसको ना शराब पे आ जाऊँ, ये मुझे प्लेयर देगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, वो शराब से भी मज़ा नहीं आता। फिर आप कहते हैं चले जी मैं हीरोइन पे आ जाऊँ, आप हीरोइन पे आ जाते हैं, वो भी आपको प्लेयर नहीं देती, फिर आप कहते हैं जी आइस पे आ जाते हैं। तो एडिक्शन का, ड्रग्स का आपकी बॉडी और ब्रेन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस वक्त आपको प्लेयर मिलेगा, आपकी बॉडी, आपका जहन कहेगा मैं ठीक हूँ, तब जाके आप उसमें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मसलन ये चर्स है, इसका लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ठंडा पानी पी लें तो आपका नशा उतर जाता है। ओपियम है, अफीम जिसे मदर ऑफ एडिक्शन है, ये आपने देखा होगा गांव में छोटी गोली बना के बूढ़े लोग भी इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद फिर इससे हीरोइन, माफिन तैयार होती है, माफिन से आप हीरोइन लेते हैं, और हीरोइन का इस्तेमाल जो है वो टोटली डिफरेंट है। माफिन का इस्तेमाल वो एज ए पेन किलर के, पूरी दुनिया में इस वक्त 4 या 5 मुल्क हैं जो ओपियम काश करते हैं लीगल तौर पे। माफिन की मकदार रखनी पड़ती है मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन उसका भी लोग मिस यूज़ करते हैं। अब आ गई आइस। हीरोइन को हम सबसे पहले ख़तरनाक नशा कहते थे, उस पर मैंने बहुत से कई साल देखे, लेकिन अब जो आइस, जो मैडम ने भी जिक्र किया, ये 2-3 केमिकल हैं, इसको 160 पे आप हीट देते हैं और वो आप लेबॉर्ट्री में उसको तैयार करके आप देते हैं बना के आगे। और जो कोकीन है, ये जो आइस है, ये है तकरीबन सब लोगों का नशा, उसमें मिडिल क्लास, अपर क्लास, पुअर क्लास। मगर ये आइस जो है ये स्मगल होके कहाँ से आती है, ये किधर से है? आइस जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे 2 नेबर कंट्री हैं। एक तो नेबर कंट्री ये साथ वाला जो शुरू से हमें बर्दाश्त नहीं करता, इंडिया जो है, ये भी हमारी नई नस्ल पे वार करते हैं। आइस इस तरफ से भी हमारे मुल्क में आती थी। और फिर सबसे बड़ा जो हमारा नेबर कंट्री, जिसकी 2400 किलोमीटर बॉर्डर एरिया बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, और उसका क्रेडिट मैं समझता हूँ हमारी पाक आर्मी को जाता है, जिसने उस पर फेंस लगा के उसको कंट्रोल किया। ओपीएम के हवाले से, हीरोइन की पैदावार के हवाले से अफगानिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री था। लेकिन अब अफगान जो लोग हैं वो भी डाइवर्शन पे जा रहे हैं, वो उन्होंने हीरोइन बनाना कम कर दी, वो भी आइस बनाने पे शुरू हो गए। वो मुख्तलिफ केमिकल जो जाते हैं, यहाँ से स्मगल होके गए या किसी और जगह से आगे, वो एक लगान पौधा है, उसको ड्राई करके उसमें मिक्स करते हैं, वो एक पैकेट बना के, और जो पाकिस्तान हम हैं एज ए पाइपलाइन के तौर पे हैं, यानी यहाँ से स्मगल होके जाती है, दूसरे रूट से जाती है, और जो नहीं जाती बाहर, जो स्टॉप हो जाती है, वो जारी बात यहाँ कंजम्पशन उसकी हो जाती है। इसके अलावा बड़े लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते, जिस तरह पिंकी ने किया। आजकल गूगल पे आपको हर चीज़, आप चैट जीपी का सहारा लेते हैं। आजकल हमारी जो नई नस्ल है, ये बड़े लोग हैं, चैट जीपी से रहनुमाई, अपनी लाइफ के बारे में चैट जीपी से पूछते हैं कि जी मैंने कल क्या करना है, मैं सुबह उठूंगा तो क्या करूंगा। तो ड्रग बनाने के तरीके भी आपको ये यूट्यूब पे सारा कुछ पड़ा है, लोग इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे पास एक केस आया, लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में, नाम नहीं लेता, बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे। तो केमिस्ट्री में एक टीचर जो था, लेक्चरार, उन्होंने बच्चों से कहा जी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके बनाने का, आइस का या किसी और ड्रग का। उन्होंने वहाँ तैयार की और वो बच्चे वो उस पर लग गए। बच्चे दुबई चले गए, वहाँ भी उन्होंने नशा ना छोड़ा, क्योंकि वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि जी पाकिस्तान से बच्चे को दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र कर दें, भेज दें, माइग्रेट करवा दें, ताकि वहाँ नशा नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो वापस यहाँ आए तो मुझे एक हैरानी हुई देख के कि वो हीरोइन का इस्तेमाल एक नए अंदाज से करते थे। उन्होंने टेबल पे हीरोइन रखी होती थी और टूथपिक
उसको पानी लगा के अपनी आंखों, जहाँ आप ये लेंस लगाती हैं, यहाँ लगाते थे। कुछ लोग अपने सर के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर जो ज़ख्म है वहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एडिक्शन का जो प्लेयर है, आपको जिस तरह आप खाना खाते हैं, आप बड़ी होटल की चेन में जाते हैं, आपको यहाँ मज़ा आता है, 2 महीने यहाँ खाना खाते हैं, फिर नहीं ये मज़ा नहीं जी, मैं फ़लाँ जगह पे जाऊँगी, वहाँ फ़लाँ रोड पे वहाँ जाके मैं खाना खाऊँगी। इसी तरह एडिक्शन में भी ये है कि जो प्लेयर है उसको लेने के लिए आपने ज़िंदगी की हर चीज़ को दांव पे लगा देना है। और मैंने पहले एक फ़िक्रा कहा था कि डीलर का और इस्तेमाल करने वाले का, इनका आपस में इतनी गहरी दोस्ती होती है, ये अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं इस्तेमाल पीने वाले, वो डीलर को नहीं छोड़ते। अच्छा जी, सादिया जी से यहाँ पे बात करती हूँ कि मुझे बताइएगा कि एक बार जैसे मसला ये होता है कि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में अगर कोई आ जाए तो फिर यहाँ से सही होके अगर वापस जाता है अपने घर, अपनी लाइफ में, तो फिर वो दोबारा उन्हीं चक्करों में पड़ जाता है। इसकी क्या वजह होती है कि एक चीज़ पे ट्रीट करवाया है, उसको रखा है, इतना टाइम पीरियड उसको लुक आफ्टर किया, एंड देन जब अपनी लाइफ में वापस जाता है तो वापस इन्हीं चीज़ों में। देखिए फ़िज़ा, इसमें सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि ट्रीट का वर्ड आपने यूज़ किया। हमें पहले अपने माशरे में अपने क्लाइंट्स को, अपने मरीज़ों को, उनकी फैमिलीज़ को समझाना है कि जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एनी अदर जो भी मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है, यानी कि वो डिज़ीज़ जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स के साथ इंटरफेयर करे। एक तो आम डिजीज़ है ना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये ट्रीटेबल होती हैं 100%। टीबी है, ट्रीटेबल है, 100% है। लेकिन जब हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह से एडिक्शन भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को वो छेड़ बैठती है। ठीक है, ये डिजीज़ ट्रीटेबल या क्योरेबल नहीं, मैनेजेबल कैटेगरी में आती हैं, यानी कि इनको हमने मैनेज करना होता है अपनी काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए, कुछ दवाइयों की सपोर्ट कुछ अरसे के लिए, और प्रॉपर एक रजिस्टर्ड और मुस्तनद इदारे और प्रोफेशनल्स के साथ अटैच होके। जैसे आप कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप परहेज़ नहीं करेंगे, आप दवाई नहीं लेंगे, आप डाइट नहीं सही करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक कर सकती। शुगर में भी सेम गोज़ फॉर डायबिटीज़। अगर आपका लाइफ स्टाइल नहीं मॉडिफाई होता, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट अच्छा नहीं रखेंगे, रूटीन अच्छा नहीं रखेंगे, डॉक्टर के मशवरे पे अमल नहीं करेंगे, और वक्तन फ़वक्तन शुगर की दवाई, इंसुलिन को एडजस्ट कराने डॉक्टर से रुजू नहीं करेंगे, तो आप नो मैटर कितना भी ट्रीटमेंट करा लें, आप ख़राब हो जाएंगे। अब मसला क्या आता है, लोग ब्लड प्रेशर और शुगर की ख़राबी को रिलैप्स नहीं कहते, हालांकि होता वो भी रिलैप्स ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एपिसोड है। लेकिन जैसे ही नशे का मरीज़ ट्रीटमेंट करा के जाता है, लोग समझते हैं अब ये 0 मीटर न्यूबॉर्न बेबी हो गया है, पहले जैसे ही तमाम हालात हो गए। हालांकि जो इदारा इलाज करता है वो 25% ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट है। असल ट्रीटमेंट तो इदारे से बाहर जाने के बाद शुरू होता है, फॉलोअप की सूरत में। फॉलोअप की सूरत में अपने काउंसलर्स के साथ बाहर जाके जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डिस्कस करना, उनकी कोपिंग टेक्निक्स, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करना, ऐसी कंपनी से दूर रहना जो आपको ट्रिगर करती है, यानी कि ऐसे खाने से हम दूर रहते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो सेम गोज़ फॉर एडिक्शन कि अगर आप एडिक्शन किसी ख़ास कंपनी में करते हैं, किसी ख़ास प्रेशर्स की वजह से करते हैं, लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस नहीं कर पा रहे, बार बार आप उस चैलेंजेस को एक्सपोज हो रहे हैं ट्रीट हुए बगैर, तो आप रिलैप्स होंगे। इट्स नॉट कि वो ट्रीटमेंट फेलियर होता है, इट्स जस्ट बिकॉज कि हम प्रॉपर इदारे में नहीं जाते जो आपको इन तमाम चीज़ों की आगाही दें कि ये एक मैनेजेबल डिजीज़ है, इसको मैनेज करना है। लेकिन इदारे का, घर वालों का, दवाइयों का, प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस का काफ़ी अरसे इसमें रोल रहता है। हाँ, फिर ये होता है कि जब आप, अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात करें तो बेसिकली ये एक 27 मंथ का प्रोग्राम होता है, जिसमें से जो इंडोर ट्रीटमेंट है, दाखिल रहने वाला ट्रीटमेंट, जिसको असल का ट्रीटमेंट समझ लिया गया है, वो सिर्फ 3 माह है। उसके बाद के 24 माह फॉलोअप का है, यानी कि 2 साल आपने मुस्तकिल, कभी महीने के गैप पे, 2 महीने के गैप पे चेकअप्स प्रॉपर करवाने, ताकि यू गेट क्लियर आउट ऑफ इट, यू बिकम सोबर इन योर लाइफ।